आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो या फिर किसी भी क्लास का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए जैसे कि कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करता हूं। यहां पर जो क्वेश्चंस है उसके जो आंसर्स होने वाले हैं, हर एक आंसर को यहां पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहां पर क्या है एक्चुअल में, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, यहां पर दो क्वेश्चन दिया गया है, एक है पद्यांश का और एक है गद्यांश का, और दोनों में से मात्र आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। जो आपको अच्छा लगे, गद्यांश अच्छा लगे तो गद्यांश का दीजिए, पद्यांश अच्छा लगे तो पद्यांश का दीजिए। लेकिन देखिए जो आपका पद्यांश होता है ना, पद्यांश आपका कविता टाइप का होता है, इसका जो अर्थ है अर्थ आपको समझना पड़ता है। और जो गद्यांश होता है, गद्यांश आपका एकदम कहानी टाइप का होता है, जिसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपका गर्मा गर्म समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सब गर्मा गर्म समझ में नहीं आता है। ठीक है सर, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आंसर दीजिएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप लोग गद्यांश का ही आंसर देने का कोशिश करिएगा, क्योंकि गद्यांश इजी होता है। यहां पर देखिए, यहां पर यहां से लेकर यहां तक एक पद्यांश यानी कविता, यहां पर एक कविता टाइप का देख लीजिए। क्या है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, जो भी होगा पढ़िएगा। अब इसका जो माने होता है, इसका जो अर्थ होता है, इस अर्थ को मैंने यहां पर लिख दिया है, देख लीजिए। इसका जो अर्थ होता है, अर्थ को समझिए। क्या है कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी स्थानों पर क्रीड़ा कर रही है, यानी कि खेल रही है। पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, जिसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती और आकाश में कोई धुली हुई सफेद चादर बिछी हुई है। पृथ्वी हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। मंद सुगंधित वायु बह रही है, जिसके कारण वृक्ष धीरे धीरे हिल रहे हैं। जो भी होगा सर, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो चीज है, इसका अर्थ ये होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क क्या है कि धरती और आकाश का कैसा सौंदर्य दिखता है। अगर आप लोग ऊपर की ये जो यहाँ पर ये जो चीज है, अगर आप लोग इसको समझ पाए हैं तो वहीं पर आपका आंसर छिपा हुआ है। देखिए क्या है कि धरती और आकाश का दृश्य बहुत ही मनोरम दिख रहा है। चंद्रमा की किरणें समुद्र से लेकर थल तक खेल रही है, यानी कि क्रीड़ा कर रही है। और हरी धरती अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है, यानी यहाँ पर ये जो पृथ्वी है ये क्या कर रही है, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। मंद हवाओं के झोंकों से पौधे भी झूम रहे हैं। तो ये हो गया इसका प्यारा सा आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ख क्या है। क्वेश्चन नंबर ख है कि चंद्रमा की चंचल किरणें कहां क्रीड़ा कर रही है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, ये जल में और थल में दोनों जगहों पर क्रीड़ा कर रही है। क्वेश्चन नंबर ग क्या है कि कविता की प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रथम पंक्ति में, यानी इस चीज का बात हो रहा है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, चारू चंद्र है और यहाँ पर चंचल है, मतलब यहाँ पे आपका चौ वाला है और यहाँ पे आपका चौ वाला है। जब एक ही चीज का रिपीटेशन होता है तो ये होता है अनुप्रास अलंकार। मतलब यहाँ पर इस लाइन में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो हम लोगों ने लिख दिया है, ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे देखिए यहाँ पर और एक जो चीज रहेगा, इस प्रकार से अथवा देखिए रहेगा। अथवा का माने होता है कि आप या तो ऊपर वाले का आंसर दीजिए या फिर नीचे वाले का। तो ऊपर वाला जो था वो पद्यांश था और यहाँ पर जो नीचे वाला ये हमारा गद्यांश है। गद्यांश आसान होता है, यहां से लेकर यहां तक अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। सीधे क्वेश्चन में आते हैं और आपको यहां से आंसर किस प्रकार से खोजना है, इस चीज को अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए क नंबर है, क्या है कि जीवन में सुख समृद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। देखिए साफ साफ लिखा गया है, क्या है कि हम अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, ज्ञान शांति और कृति चाहते हैं, किंतु ये चीजें हमें तभी मिल पाती है जब हम इनको पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहें। ठीक है, हमें जीवन में सुख समृद्धि तभी प्राप्त होगी जब हम उनको पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहें। बात क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ख क्या है कि समय का विभाजन और नियोजन करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए यहां पर इसका आंसर यहां पर है, जब हम अपने समय का सही विभाजन और नियोजन कर लें,
क्योंकि समय सीमित है और करने के लिए काम अनंत है। देखिए काम करना हमें मतलब काम इतना है कि मतलब कर ही नहीं पाएंगे और समय हमारे पास बहुत ही कम है। जैसे अभी देखिए ना, आपका मॉडल पेपर बहुत सारा आ गया है और अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप लोग हर एक मॉडल पेपर को उतना जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, तो वही बात यहाँ पर भी हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आगे देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। यहाँ पर इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि समय का विभाजन नियोजन करना आवश्यक है क्योंकि समय सीमित है और करने के लिए काम अनंत है। मैंने लिख दिया है। यहाँ पर आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है, यानी कि टाइटल देना है। देखिए टाइटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जहां तक स्पेसिस को पढ़ा तो मुझे लग रहा है कि समय का महत्व, वैसे टाइटल कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है सर, टाइटल कुछ अलग भी हो सकता है, तो यहाँ पर समय का महत्व भी लिखेंगे तो चलेगा, टाइटल कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 2 है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्न है, देख लीजिए। और 4 में से मात्र 2 प्रश्न का यहां पर आपको उत्तर देना है और एक प्रश्न आपका 5 नंबर का है। देखिए 5-5 है ना, एक प्रश्न 5 नंबर, दूसरा प्रश्न 5 नंबर, टोटल मिलाकर 10 नंबर मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये जो क नंबर है इसमें भी आपको एक डिस्काउंट है, या तो समाचार पत्र पर निबंध लिखिए या फिर आप प्रदूषण पर निबंध लिखिए, जो आपका मर्जी आप शो करिए। यहाँ पर डिस्काउंट ही डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क नंबर और ख नंबर 2 ही टू लिखेंगे और ये दोनों नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 ही टू लिखने के लिए बोला गया तो हम लोग 2 ही टू को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क नंबर में जैसे था समाचार पत्र और प्रदूषण, तो हम लोग प्रदूषण पर लिखते हैं। देखिए प्रदूषण, ये वाला चीज अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, अगर लिखेंगे थोड़ा अच्छा होगा। ये वाला भी अगर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा और लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण भी एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है कि प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। प्रदूषण का माने क्या हो गया कि यहाँ पर हमें ना तो शुद्ध वायु मिलेगा श्वास लेने के लिए, न शुद्ध जल मिलेगा पीने के लिए, न खाने के लिए यहाँ पर शुद्ध मतलब भोजन मिलेगा, शांत वातावरण भी नहीं मिलेगा रहने के लिए। ऐसे प्रदूषण बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत टाइप के होते हैं। आगे देखिए एक करके डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे कि प्रदूषण के प्रकार, तो वायु प्रदूषण देखिए, महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। जो बड़े बड़े जो शहर है वहां पर यह प्रदूषण अधिक मात्रा में, गांव देहात में उतना नहीं है। वहां 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुभर हो गया है। मुंबई की महिलाएं धोए हुए वस्त्र छत से उतारने जाती है तो उन पर काले काले कण जमे हुए पाती है। और ये कहानी सिर्फ मुंबई का ही नहीं है बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े मतलब शहरों का है। ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। यह समस्या वहां अधिक होती है जहां सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। जल प्रदूषण मतलब जैसे देखिए यहाँ पर ये जो फैक्ट्री वगैरह का जो भी मतलब गंदा पानी रहता है नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिसके चलते भी जल प्रदूषण हो रहा है। और बाढ़ के टाइम में क्या होता है, ये पूरी मतलब मिक्सअप हो जाता है या फिर गाँव में घुस जाता है, शहरों में घुस जाता है, जहां पर तरह तरह की बीमारियां फैलती है। वो चीज लिखा गया है कि कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है, इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। ध्वनि प्रदूषण देखिए अभी पौ पौ हॉर्न बजते रहता है। तो मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लपों, लाउड स्पीकरों की कर्णभेदी ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। प्रदूषण के कारण तो प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। ठीक है सर, आगे देखिए। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। देखिए अक्सर में ना तो सही टाइम पे वर्षा हो रही है, ना सही टाइम पे मतलब सर्दी गर्मी कुछ सही टाइम पे नहीं हो रहा है। दुष्परिणाम क्या इसका इफेक्ट हो रहा है, तो उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली वायु में लंबे सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। भोपाल गैस कारखानों से ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मारे गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा होती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का
कारण भी प्रदूषण ही है। प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या है? तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए ताकि हरियाली अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से उत्प्रोत हो, कल कारखाने को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के लिए उपाय सोचने चाहिए। ठीक है सर, ये हुआ प्रदूषण पर निबंध। आगे देख लीजिए जो अगला क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन है कि अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसके यही जो पत्र इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि सेवा में संपादक महोदय। ठीक है, दैनिक जागरण धनबाद। आप कोई सा भी यहाँ पर जगह का नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं धनबाद के झरिया का निवासी हूँ। आप लोग भी जहाँ के निवासी होंगे आप लोग लिख दीजिएगा। हमारे क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मच्छरों के प्रकोप से हमारा दिन का चैन और रात की नींद दोनों उड़ चुकी है लिख दीजिएगा। ठीक है, दोनों उड़ चुकी है। हमारे यहाँ की सारी नालियां गंदे पानी से भरी हुई है। जमा हुआ पानी तो मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। हमारे घरों में शाम होते ही सैकड़ों की संख्या में मच्छर आ जाते हैं तथा हमारा रक्तपान करके वे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। इन मच्छरों पर दवाइयों का भी असर नहीं होता, जिसके कारण बस हमारे क्षेत्र में अनेक लोग मलेरिया और डेंगू से ग्रस्त है। संबंधित अधिकारी से विनम्र निवेदन है कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करें। इस क्षेत्र में सफाई के साथ साथ मलेरिया निरोधक दवाइयों के छिड़काव की अविलंब व्यवस्था कराई जाए, अन्यथा इस क्षेत्र में मलेरिया एवं डेंगू के कारण अनेक लोगों की जान से हाथ धोना पड़ सकता है। आपका भाव दिया मोहन कुमार। जो भी दिनांक होगा आप लोग लिख दीजिएगा, यानी जिस दिन आप लोग परीक्षा देंगे वही दिनांक यहाँ पर आपको डाल देना है। क्लियर हो गया? ऐसे ही लिखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर किताब का स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में आपको 2 ठो दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, एक क नंबर में है और एक ख नंबर में है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोनों में से मात्र आपको एक ही का आंसर देना। देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्य सौंदर्य लिखिए। एक का ही लिखना, या तो क नंबर का लिखिए या फिर ख नंबर का। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी मैं आपको दोनों का दोनों बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क नंबर क्या है, जो भी है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका माने क्या होता है, यानी कि इसका जो भावार्थ, इसका जो अर्थ है क्या होता है। देखिए तुलसीदास कहते हैं, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे अथवा तपस्वी साधु कहे, कोई मुझे राजपूत समझे या जुलाहा ही क्यों न कहे, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लोगों के कुछ कहने सुनने से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं बयाना। देखिए बहुत ही अच्छा बात है, ये डायलॉग टाइप का हो गया। मतलब यहाँ पर कवि का कहने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर किसी की बेटी के साथ मेरा बेटा का ब्याह नहीं कराना है, शादी नहीं देना है। इस प्रकार किसी से सामाजिक संबंध बनाकर मैं उनकी जाति भी नहीं बिगाड़ना चाहता। यह जगत प्रसिद्ध है कि तुलसी केवल राम का गुलाम है, वह श्री राम के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं चाहता। इसलिए जिसको जो कुछ अच्छा लगे वही मेरे बारे में कहे। मेरा परिचय तो सर्वविदित है, मैं तो मांगकर अपना पेट भरता हूँ और मंदिर में सोता हूँ। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अर्थात किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। बहुत ही मस्त और लाजवाब है सर, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ख नंबर में क्या था देखिए, ख नंबर में है कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। जो भी होगा सर पढ़ लीजिएगा, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसका माने क्या होता है देख लीजिए। इसका माने होता है कि कवि शोषक वर्ग, ठीक है, यानी कि जो पूंजीपतियों है पर बयान करते हुए कहता है कि उनके ऊंचे ऊंचे महल ना होकर आतंक भवन है। ठीक है सर, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर शोषक वर्ग मतलब जो शोषण करते हैं, ठीक है, किन्हीं का शोषण करते हैं, तो बोला जा रहा है कि उन लोगों जो ऊंचा ऊंचा जो भवन है, जो महल है, वह ऊंचा ऊंचा महल नहीं है बल्कि वो आतंक का भवन है। ये लोग यहीं से निम्न वर्ग को आतंकित करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, यहीं से जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनका शोषण करते हैं, उनका मतलब बहुत ही ज्यादा उनको क्या करते हैं सर, प्रताड़ित करते हैं। वर्षा का प्रभाव तो कीचड़ पर ही होता है, अर्थात क्रांति का प्रभाव धनिक पूंजीपतियों पर ही होता है। क्रांति का तेज भाव पूंजीपतियों को बहा ले जाता है। हाँ, क्रांति का सुफल शोषित वर्ग को प्राप्त होता है। जो भी होगा सर लिख लीजिएगा, इसका ये मान्य होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 प्रश्न है और 3 में से आपको यहाँ पर 2 प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको फिलहाल तीनों का बता देता हूँ, परीक्षा में जैसा बोला जाएगा वैसे ही आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए क नंबर क्या है, क नंबर है कि विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते,
पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, विप्लव रव से तात्पर्य क्रांति के स्वर से है। जब क्रांति आती है तो उसका सबसे अधिक लाभ छोटे लोगों यानी कि किसान और जो मजदूर जो होते हैं, जो शोषित वर्ग के हैं, को ही मिलता है। शोषक वर्ग तो विप्लव शव अर्थात क्रांति आने की संभावना से ही बुरी तरह घबरा जाता है। शोषित वर्ग जब क्रांति आने की आवाज यानी कि आहट सुनता है तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। क्रांति में यह वर्ग शोभा प्राप्त करता है। ठीक है सर, यही होता है इसका माने। ख्वा नंबर देखिए, ख्वा नंबर हमारा क्या है? ख्वा नंबर में है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को बादल राग कविता रेखांकित करती है। जो कविता है बादल राग, देखिए क्या क्या है। तो पहला कि बादलों की गर्जना होने लगती है, ये एक बात हो गया। पृथ्वी में से पौधों का अंकुरन होने लगता है। मूसलाधार वर्षा होने लगती है। ठीक है, यहाँ पर और एक पॉइंट बना के आप लोग नीचे लिखिएगा, इसको नीचे लिख दीजिएगा, क्या है इसको आप लोग नीचे लिखिएगा कि बिजली चमकती है तथा गिर भी जाती है। छोटे छोटे पौधे हवा चलने के कारण हाथ हिलाते जान पड़ते हैं। कमल का फूल खिलता है तथा उसके जल की बूंदे टपकती है। ठीक है सर, उससे जल की बूंदे टपकती है। तो ये सब लिखिएगा। तो यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और ये 1 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट। ठीक है, इसको नीचे लिखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या है आपका ग नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ग क्या है कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि मेघनाद की शक्ति लक्ष्मण की छाती में लगी थी, वे घायल होकर मूर्छित हो गए थे। इससे राम बहुत व्याकुल हो गए। उनके करुण विलाप को देखकर अन्य सभी वानर, भालू तथा सैनिक सभी में शोक की लहर दौड़ जाती है। चारों ओर शोकग्रस्त माहौल बन जाता है। इसमें सर्वत्र करुण रस का संचार हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर का लिखिएगा, का है। ठीक है, का संचार हो रहा था। तभी हनुमान का अवतरण होता है। जामवान यानी कि जो जामवंत जो जी है, ठीक है, जामवंत जी जो है के परामर्श पर लंका के वैद्य सुसेन की बुलाने का निश्चय होता है। ठीक है, उस टाइम सुसेन को बुलाया जाता है। हनुमान सुसेन को घर सहित उठा लाते हैं। बाद में सुसेन ने जब पर्वत से एक विशेष औषधि लाने को कहा, तब भी हनुमान जड़ी बूटी वाला पूरा पर्वत ही उखाड़ ले आते हैं, जो संजीवनी बूटी लाने जो गए थे, जिसमें कहीं मूल की संभावना न रह जाए। इस प्रकार मूल नहीं, एक्चुअल में और भूल होगा। ठीक है, जिसमें कहीं भूल, ठीक है, भूल की संभावना न रह जाए। मतलब देखिए हनुमान मतलब सही ढंग से मतलब नहीं पहचान पा रहे थे कि हमें क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, तो उन्होंने क्या किया, पूरा पर्वत ही उठाकर ले चल गया ताकि कहीं पर भी भूल ना हो जाए। ठीक है, फिर आगे क्या है, इस प्रकार हनुमान के कारनामे वीर रस का आविर्भाव करते हैं। हनुमान के आने तथा उनके कार्यों से करुण रस के बीच वीर रस आ गया और माहौल में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा। संजीवनी बूटी पिलाए जाने पर लक्ष्मण जीवित हो गए तो समस्त वातावरण में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। शोकपूर्ण वातावरण हर्ष और वीरता में बदल गया। तो देख लीजिए सर, ये होने वाला है इसका बिल्कुल राइट आंसर। कितना सिंपल था ये, तो एक मतलब रामायण का पोर्शन है, आपको मजा भी लगा होगा और आप लोग जानते भी होंगे। तो वही बात है जो आपने शब्दों में लिख देना है आपको। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है टोटल मिलाकर और मात्र आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तीनों का तीनों बता देता हूँ। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क कि नदियों का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है। तो भारतीय संस्कृति में नदियों को पूजा जाता है। प्रारंभिक भारतीय संस्कृति नदी क्षेत्रों के पास उत्पन्न हुई। देखिए अधिकतर जो मतलब पहले का जो सभ्यता वगैरह जो है मतलब किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुआ है। भारत में प्रारंभिक सभ्यता नर्मदा, गंगा, सिंधु जैसी नदियों के पास केंद्रित थी। हमारे देश का नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। पॉइंट 1, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन 7 नदियों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा, यमुना और गोदावरी को क्रमशः त्रिदेव देवताओं भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है। इन नदियों के मिलन बिंदु प्रयाग, ठीक है, प्रयाग का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। अगला पॉइंट कि गंगा सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके तट पर कई पवित्र स्थान बने हैं और लगभग 20 मिलियन लोग कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में इन पवित्र जल में स्नान करते हैं। यमुना में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है और उनका अधिकांश बचपन यमुना के पास वर्णित किया गया, ठीक है, किया गया था। ताजमहल यमुना के तट पर बना है। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसी प्रारंभिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर पनपी और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, दक्षिण गोदावरी में कृष्ण और कावेरी का समान महत्व है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा, ठीक है, दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
भारतीय संस्कृतियां नदियों के पास फली फूली और उन्हीं के पोषण में विकसित हुई, इसलिए मतलब ये भारतीय संस्कृति में नदियों का इतना महत्व है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ख देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ख है कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? तो गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद क्या है, लुट्टन पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा ताकि वह अपनी हिम्मत न टूटने का पता लोगों को दे सके। वह अंतिम समय तक अपनी बहादुरी और दिलेरी का परिचय देना चाहता था। ढोल के साथ उसके हृदय का नाता जुड़ गया था। ठीक है सर, तो ये बात हो गया यहाँ पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर गौ क्या था। क्वेश्चन नंबर गौ की जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क है? तो देखिए, जाति प्रथा को श्रम जन का ही एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निम्नलिखित तर्क है। पहला क्या है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कराती है। सभ्य समाज में श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अस्वाभाविक है, इसे नहीं माना जा सकता। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत यह है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दूसरे के द्वारा उसके लिए पेशा निर्धारित कर दिया जाए। देखिए बात एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है कि हम लोग किसी को बिना जांचे परखे हम लोग नहीं बता सकते कि वो आदमी क्या काम कर सकता है। हो सके उसके अंदर, उसके भीतर या कोई मतलब उसके भीतर कोई टैलेंट हो, ये भी हो सकता है। आगे देखिए, आगे क्या कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। और देखिए अभी भी जो पहले का जो जाति प्रथा था अभी भी मौजूद है, ऐसा बात नहीं कि जाति प्रथा अभी भी खत्म हो चुका है। भले ही वह पेशा उसके लिए अनुपयुक्त या अपर्याप्त क्यों ना हो, इससे उसके भूखों मरने की नौबत आ सकती है। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर के तर्क यह बताते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से क्या है, गंभीर दोषों से मुक्त है। ठीक है, यहाँ पर मुक्त लिख दीजिएगा, गंभीर दोषों से मुक्त है। ठीक है सर, आगे देखिए आगे आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अथवा फणीश्वरनाथ रेणु की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। या तो आप अंबेडकर का लिखिए या फिर आप रेणु जी का लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों का लिख दिया, आपको जो जो लिखना है। और इसे बहुत सारा रचना होगा, कोई जरूरी नहीं कि इतना ही होगा। तो बाबा साहेब जो अंबेडकर है इनके लिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अनहिलेशन ऑफ कास्ट और कास्ट इन इंडिया, दो चीज है। ठीक है, और रेणु जी का है मेला अंचल और प्रति परिकथा। ऐसे आप और भी लिख सकते हैं, बहुत सारा है, नेट में आप सर्च कर लीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। या फिर आपके बुक में भी होगा, अगर आप लोग देखेंगे जब भी कभी मतलब जो कवि रहते हैं या फिर जो लेखक रहते हैं, जब उनका जीवन परिचय पढ़ा जाता है तब वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन, एक ऊपर में क्वेश्चन एक नीचे में क्वेश्चन, दोनों का यहाँ पे मैं आपको एक एक करके आंसर बता देता हूं। पहले देखिए, ये जूझ कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। क्या है जूझ कहानी का ये जो शीर्षक है, इसका औचित्य क्या है? तो शीर्षक किसी भी रचना का महत्वपूर्ण अंग होता है। देखिए जो टाइटल जैसे देखिए आप लोग भी जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो का टाइटल देखते हैं, थंबनेल वगैरह देखते हैं, तो टाइटल देख के ही आप लोग वीडियो को देखते हैं। शीर्षक वह केंद्र बिंदु है जिससे पाठक को विषय वस्तु का सामान्य एवं आकर्षक बोध हो जाता है। जूझ शीर्षक भी अपने आप में हर तरह से औचित्यपूर्ण है। जूझ का शाब्दिक अर्थ है संघर्ष। यह शीर्षक आत्मकथा के मूरल स्वर के रूप में सर्वत्र दिखाई देता है। यह एक किशोर के देखे और भागे हुए गंवाई जीवन के खुरदरे यथार्थ और परिवेश को विश्वसनीय ढंग से प्रतिबिंबित भी करता है। कथानायक अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई स्तर पर जूझता है। ठीक है, यह नाम ये जूझ, मतलब यहाँ पे जूझेगा। ठीक है, मतलब बहुत दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगी, या संघर्ष करेगा। ठीक है, ये बात हुआ। वह स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, विद्यालय के माहौल के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर आदि इस तरह के कई स्तर पर उसका संघर्ष दिखाई देता है। स्पष्ट है कि यह शीर्षक कथानायक के पढ़ाई के प्रति जूझने की भावना को उजागर करता है। लेखक ने अपनी आत्मकथा अपनी इसी चारित्रिक विशेषता को केंद्र में रखकर की है। ठीक है सर, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट और कंप्लीट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से करिएगा। ये ऊपर वाला हुआ, नीचे वाला भी देख लेते हैं। देखिए नीचे वाला क्वेश्चन के एन फ्रैंक ने अपने डायरी में औरतों की स्थिति के विषय में विचारों की अभिव्यक्ति कैसे की है। तो देखिए, एन का मानना है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू से, ठीक है, शुरू से शारीरिक बल, आर्थिक आजादी आदि के आधार पर शासन किया। यहां पर से लिख दीजिएगा, अच्छा सूट करेगा। ठीक है, यहां पर आप से लिख दीजिएगा, से। वे अपनी मर्जी से हर कार्य करते रहे। औरतें तब तक अपनी बेवकूफी के कारण या अन्याय सहती रही। अब यह स्थिति बदल गई है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों को जागरूक किया है।
कुछ देशों ने उन्हें बराबरी का हक दिया है। समाज में संवेदनशील पुरुषों व औरतों ने इस अन्याय को गलत माना है। आज औरतें पूर्ण आजादी चाहती है। ये नहीं चाहती है कि औरतों को पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाए, क्योंकि औरत ही मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पीड़ा सहती है। ये नहीं चाहती है कि औरतों को बच्चे जानने चाहिए, क्योंकि प्रकृति ऐसे चाहती है। वो उन मूल्यों वो व्यक्तियों की निंदा करती है जो समाज में औरतों को सम्मान नहीं देते। वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है। उसके भीतर भविष्य, यहाँ पर कुछ नहीं है, भविष्य को लेकर आशा और सपने हैं। उसे उम्मीद है कि आगामी सदी में औरतों द्वारा बच्चे पैदा करने वाली स्थिति बदलेगी और उन्हें ज्यादा सम्मान और हक मिलेगा। ठीक है सर, तो इस प्रकार से लिखिएगा। देख लीजिए, ये कुछ नहीं था, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक ऊपर में एक नीचे में है, तो एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जूझ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक किन किन साधनों का उपयोग कविता लेखन में करता है। तो देखिए कि कवियों के बारे में सुनकर तथा कविता सुनने की कला, ध्वनि, गति, चाल आदि सीखने के बाद उसे लगा कि वो अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेतों से जुड़े कई दृश्यों पर कविता बना सकता है। यह भैंस चराते चराते दृश्यों पर कविता बना सकता है। फसलों या जंगली फूलों पर नुकबंदी करने लगा। वह हर समय कागज व पेंसिल रखने लगा। वह अपनी कविता अध्यापक को दिखाता। इस प्रकार उसके मन में कविता रचना के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। किस प्रकार से कर रहा था आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब वह जब घूमता था इधर उधर, तो देखता था अपने गांव को, ठीक है, अपने आसपास को देखता था, हर एक चीज को सुनता था। जो पहले के जो कवि थे किस प्रकार से कविता वगैरह किस प्रकार से था, हर एक चीज को ध्यानपूर्वक सुनता था। और उनका भी मन चाहा कि चलो भाई कविता लिखेंगे, तो हर टाइम कागज और पेंसिल लिए रहते थे, ठीक है, और जाकर कविता लिखते थे और शिक्षक को भी दिखाते थे। कवि ने ग्रामीण जीवन का भी यथार्थपरक चित्रण किया गया है। ठीक है, ये जो कवि है, कवि में ग्रामीण जीवन के बारे में एक्चुअल में बताया गया है। गांव में किसान, जमींदार आदि कई वर्ग है। लेखक स्वयं कृषि कार्य करता है। उसके पिता बाजार में गुड़ के ऊंचे भाव पाने के लिए गन्ने की पेराई जल्दी करा देते हैं। गांव में पूरा परिवार कृषि कार्य में लगा रहता है, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों या वृद्ध। कुछ बड़े जमींदार भी होते थे जिनका गांव पर काफी प्रभाव होता था। गांव में कृषक बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देते थे। ठीक है, यहाँ पर जो कृषक बच्चे थे ना, कृषक बच्चे जो थे उन लोग पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान देते थे, अधिकतर कृषि पर ही ध्यान देते थे। ग्रामीण स्कूलों में बच्चों के पास कपड़े भी पर्याप्त नहीं होते। बच्चों को घर और पाठशाला का काम करना पड़ता था। ठीक है सर, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का लास्ट जो कि लास्ट है, ठीक है, देख लीजिए क्या है। तो देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एन फ्रैंक कौन थी, उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है। देखिए सर, यहाँ पर ये जो एन फ्रैंक है, ये हॉलैंड के एक यहूदी परिवार की 13 वर्षीय बालिका थी। उसके यहूदी परिवार को गुप्त आवास में 2 वर्ष छिपकर बिताने पड़े थे। इस दौरान एन को अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी। यहीं रहकर एन ने अपने अनुभवों को डायरी के रूप में लिखा। यह डायरी बहुत प्रसिद्ध हुई। इस डायरी में एन का व्यक्तिगत जीवन ही नहीं अपितु 60 लाख यहूदियों पर ढाए जुल्मों की जीवंत कहानी है। उसकी डायरी 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली आवाज है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने यहूदियों को जिस तरह भूमिगत जीवन जीने के लिए विवश किया, उसी का सजीव एवं मार्मिक चित्रण इस डायरी में हुआ है। उस दौरान युद्ध की भयावहता से लोग कांप उठते थे। इस डायरी में उन्हीं 60 लाख लोगों की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है। इस विवरण को सारे विश्व के लोग जानना चाहते थे। यही कारण है कि एन की डायरी बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेट 1 है, सेट 1 का मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया। बहुत ही जल्दी सेट 2 का भी कंप्लीट सोल्यूशन दे दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।